नमस्कार। क्या आपको पता है एक तरीका जिससे आप अपने रिटायरमेंट को सिक्योर करने के साथ-साथ टैक्सेस भी बचा सकते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल पेंशन स्कीम या एनपीएस के बारे में, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए लॉन्च किया। इसके कुछ सालों के बाद यानी कि 2009 में इसको बाकी सिटीजन्स के लिए भी ओपन कर दिया गया। आइए आज के प्रेजेंटेशन में हम एनपीएस के बारे में डिटेल में बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस की। एनपीएस क्या होता है? एनपीएस गवर्नमेंट बैक्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान है जो कि 2004 में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए शुरू किया गया था। यहाँ गवर्नमेंट से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। उसके बाद 2009 में इसको बाकी सिटीजन्स के लिए ओपन कर दिया गया था। एनपीएस को पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करती है और इसका पर्पस है एक रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना और इसके मेंबर्स को एक स्टेबल इनकम देना एन्युइटीज के द्वारा उनके रिटायरमेंट के बाद। एनपीएस के रूल्स चेंज होते रहते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और बाकी सिटीजन्स के रूल्स में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, इसलिए लेटेस्ट और एग्जॉस्टिव सेट ऑफ रूल्स के लिए हमेशा पीएफआरडीए की साइट को रेफर करें। एनपीएस के की फीचर्स की अगर बात करें तो ये सारे इंडियन सिटीजन्स इंक्लूडिंग एनआरआईज के लिए ओपन होता है जिनकी एज 18 से 70 ईयर्स के बीच में हो। एनपीएस में दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक टीयर 1 रिटायरमेंट अकाउंट, दूसरा टीयर 2 फ्लेक्सिबल सेविंग्स अकाउंट। टीयर 1 रिटायरमेंट अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए मैंडेटरी होता है। उसके अलावा उसमें टैक्स बेनिफिट्स और लॉक इन पीरियड होता है। टीयर 1 अकाउंट बाकी सिटीजन्स के लिए जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए ऑप्शनल होता है। टीयर 2 अकाउंट सभी के लिए ऑप्शनल होता है, इसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होता, कोई लॉक इन नहीं होता और ये केवल टीयर 1 अकाउंट होल्डर्स को ही अवेलेबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास टीयर 1 अकाउंट नहीं है एनपीएस का तो आप टीयर 2 अकाउंट डायरेक्टली नहीं खोल सकते। इसकी इन्वेस्टमेंट चॉइसेस दो तरह की होती हैं, एक होती है एक्टिव चॉइस जहां पे जो मेंबर है वो अपने से ही चूज कर सकते हैं कि क्या एलोकेशन होना चाहिए इक्विटी, डेट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। दूसरा है ऑटो चॉइस जहां पे एज के साथ वो ऑटोमेटिकली एलोकेशन को एडजस्ट करता रहता है। एनपीएस पोर्टेबल होता है अक्रॉस जॉब्स, लोकेशंस और सेक्टर्स। सेक्टर्स मतलब अगर आप प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर में मूव करते हैं तो भी आपका एनपीएस अकाउंट वैलिड रहेगा और आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके जो बेनिफिट्स हैं उनमें सबसे पहला बेनिफिट है इसकी लो कॉस्ट। लो कॉस्ट मतलब इसमें मिनिमल फंड मैनेजमेंट चार्जेस लगते हैं एज कंपेयर टू बाकी स्कीम्स के। दूसरा, इसमें टैक्स सेविंग्स काफ़ी एक लुक्रेटिव ऑप्शन होती हैं जिसमें अप टू 2 लाख अंडर सेक्शन एटीसी एंड एटीसीसीडी 1B में अवेलेबल होता है। उसके अलावा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्स एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 80CCD 2 के। रिटायरमेंट कॉर्पस इसका तीसरा बेनिफिट है क्योंकि ये हेल्प करता है एक अच्छे रिटायरमेंट कॉर्पस को बिल्ड करने के लिए। ओवर टाइम सेविंग्स आपकी कंपाउंड होती हैं और इससे रिटायरमेंट कॉर्पस का साइज बढ़ता है। इसका चौथा बेनिफिट है जो इसके मेंबर्स हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपने फंड मैनेजर चूज करने की और अपने पोर्टफोलियोज को स्विच करने की। और इसका पांचवा बेनिफिट है इसमें पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड होते हैं एजुकेशन, मैरिज, मेडिकल इमरजेंसीज जैसे इवेंट्स के लिए। एनपीएस के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की अगर बात करें तो इसमें जो असेट क्लासेस अवेलेबल हैं वो चार तरह की एसेट क्लासेस हैं। पहली इक्विटी जिसमें कि मॉडरेट से हाई रिस्क होता है लेकिन साथ ही हाई रिटर्न भी होते हैं। दूसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो कि स्टेबल और मॉडरेट रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। तीसरा गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो कि लो रिस्क और स्टेडी रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। चौथा अल्टरनेट असेट्स जो कि हाई रिस्क नीश इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जैसे कि आरईआईटीज, इनोवेट्स, वेंचर कैपिटल फंड्स इत्यादि। एनपीएस के चॉइस ऑप्शंस में दो तरह के ऑप्शंस हैं। एक्टिव चॉइस जहां पे मेंबर यानी कि आप एलोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा है ऑटो चॉइस जो ऑटोमेटिकली एज के साथ एलोकेशन को एडजस्ट करता रहता है।
एनपीएस के विड्रॉल्स और एग्जिट रूल्स की बात करें तो इसमें पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड होते हैं आफ्टर 3 years ऑफ अकाउंट ओपनिंग, और ये मैक्सिमम 3 times अलाउड होते हैं एनपीएस के पूरे लाइफ टाइम में। इनकी एक लिमिट होती है, ये होते हैं अप टू 25% ऑफ सेल्फ कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके एनपीएस अकाउंट में, या जो रिटर्न्स जनरेट हुए हैं आपके कंट्रीब्यूशन के ऊपर, वो इसमें इंक्लूड नहीं किए जा सकते। ये केवल आपके कंट्रीब्यूशन का अप टू 25% आप विड्रॉ कर सकते हैं, और ऐसा 3 बार कर सकते हैं एनपीएस के पूरे लाइफ टाइम में। अगर एग्जिट रूल्स की बात करें तो एग्जिट एट रिटायरमेंट होती है, विच इज 60 years ऑफ एज। उस समय 60% ऑफ द विड्रॉल टैक्स फ्री होता है, और 40% को आपको एन्युटीज में इन्वेस्ट करना होता है रेगुलर इनकम के लिए, और ये जो एन्युटीज की रिटर्न होती है वो टैक्सेबल होती है। हालांकि यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका टोटल कॉर्पस रिटायरमेंट के समय लेस देन ₹5 लाख है तो इट कैन बी फुल्ली विड्रॉन, इसको एन्युटीज में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप 60 ईयर्स की एज के पहले एनपीएस से एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको 80% एन्युटीज में इन्वेस्ट करना होगा, और 20% लमसम विड्रॉल अलाउड है। हालांकि अगर टोटल कॉर्पस लेस देन 2.5 लाख रुपीस है तो इसको आप पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। तो अब आइए एनपीएस के टैक्स बेनिफिट्स की बात करते हैं। इसमें 3 तरह के टैक्स बेनिफिट्स होते हैं। अंडर सेक्शन 80C आपको अप टू ₹1.5 लाख का डिडक्शन अलाउड होता है। इसके अलावा अंडर सेक्शन 80CCD1 भी आपको ₹50,000 का एडिशनल डिडक्शन अलाउड होता है। इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर में एनपीएस और अटल पेंशन योजना, इन दोनों के डिडक्शंस आते हैं। तीसरा सेक्शन 80CCD2, जहां पे अगर आपका एम्प्लॉयर डायरेक्टली आपके एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता है तो अप टू 14% ऑफ सैलरी, और सैलरी की डेफिनेशन यहाँ पे बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस होती है, उस पे टैक्स का बेनिफिट होता है। अब एनपीएस अकाउंट किस तरीके से खोला जा सकता है, तो इसके 2 तरीके हैं। एक है ऑनलाइन तरीका, जहां पे आप ई एनपीएस पोर्टल, वहां जाके आधार लिंक्ड मोबाइल यूज करके और अपने पैन के डिटेल्स डाल के अपना केवाईसी कर सकते हैं और इसको ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑफलाइन मोड, जहां पे आप किसी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जैसे कि बैंक्स या पोस्ट ऑफिसेज वहां जा सकते हैं, और वहां जाके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नोडल ऑफिस का एक तीसरा तरीका भी होता है। तो एनपीएस को क्यों चूज करना चाहिए, आइए इसके बारे में बात करते हैं। पहला, ये एक बहुत ही लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें फंड मैनेजमेंट चार्जेस मिनिमल होते हैं। दूसरा, ये एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि इसमें इक्विटीज, डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तीसरा, टैक्स सेविंग वाइज ये काफ़ी एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसमें आप सेक्शन 80C के 1.5 लाख के अलावा आपको एक एडिशनल डिडक्शन ऑफ ₹50,000 अवेलेबल होता है, और एम्प्लॉयर का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन अप टू 14% ऑफ सैलरी भी अलाउड होता है। चौथा, जब एक बार आप रिटायर होते हैं और आप एन्युटी लेते हैं तो गारंटीड एन्युटी होती है पोस्ट रिटायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या ऑप्शन चूज किया है आपको वो फिक्स्ड अमाउंट मिलता रहता है। और पांचवा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जहां फंड का अलोकेशन किस तरीके से हो, किन किन एसेट क्लासेस में, और फंड मैनेजर कौन हो, ये आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है चूज करने की। आइए एनपीएस को बाकी रिटायरमेंट प्लान से कंपेयर करके देखते हैं। तो इसमें हमने एनपीएस के साथ में ईपीएफ, पीपीएफ और म्यूचुअल फंड, मेनली ईएलएसएस, इनको कंपेयर किया है। तो अगर आप देखेंगे तो रेगुलेटर वाइज एनपीएस का रेगुलेटर पीएफआरडीए होता है, ईपीएफ या पीपीएफ का ईपीएफओ, और म्यूचुअल फंड्स का सेबी। लॉक इन वाइज एनपीएस में टिल एज 60 लॉक इन होता है, पीपीएफ में 15 ईयर्स का लॉक इन होता है, और उसके बाद 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंशन होता है। म्यूचुअल फंड्स में ओपन एंडेड में कोई लॉक इन नहीं होता, लेकिन ईएलएसएस में 3 ईयर्स का लॉक इन होता है। कॉस्ट वाइज एनपीएस एक लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट है, जबकि म्यूचुअल फंड या ईएलएसएस मीडियम टू हाई कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट है। अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो एनपीएस में इनमें से सबसे ज़्यादा टैक्स बेनिफिट अवेलेबल होता है 1.5 लाख प्लस 50,000 प्लस 14% ऑफ बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस इफ एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूटिंग डायरेक्टली। ईपीएफ या पीपीएफ में 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C,
और ईएलएसएस में भी 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C। मार्केट एक्सपोजर की अगर बात करें तो एनपीएस और म्यूचुअल फंड्स स्लैश ईएलएसएस दोनों में मार्केट एक्सपोजर होता है, जबकि ईपीएफ और पीपीएफ में नहीं होता। पार्शियल विड्रॉल एनपीएस में अलाउड है आफ्टर 3 इयर्स फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। ईपीएफ और पीपीएफ में भी अलाउड होते हैं, लिमिटेड रूल्स होते हैं। और म्यूचुअल फंड्स ओपन एंडेड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, बट ईएलएसएस में आफ्टर 3 इयर्स अलाउड होते हैं। अगर पेंशन फंड मैनेजर्स की बात करें तो इस समय 11 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, जिनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे है। इनमें से फर्स्ट 3 एसबीआई पेंशन फंड, एलआईसी पेंशन फंड और यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशन, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के एनपीएस पेंशन कंट्रीब्यूशन के एक्सक्लूसिव फंड मैनेजर्स होते हैं। एफएक्यू देखते हैं, क्या हम मल्टीपल एनपीएस अकाउंट्स खोल सकते हैं? नहीं, केवल एक अकाउंट अलाउड होता है। दूसरा, क्या एनपीएस मैंडेटरी है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिन्होंने 2004 के बाद में सर्विस ज्वाइन की उनके लिए मैंडेटरी है, बट बाकियों के लिए वॉलंटरी है। नॉर्मल सिटीजन्स के लिए मैंडेटरी नहीं है। तीसरा, कि क्या आप अपना फंड मैनेजर एक बार सेलेक्ट करने के बाद बदल सकते हैं? तो उसका आंसर ये है कि हर फाइनेंशियल ईयर में एक बार आप ऐसा कर सकते हैं। चौथा है कि क्या अपनी इन्वेस्टमेंट स्कीम बदल सकते हैं? उसका आंसर ये है कि आप हर फाइनेंशियल ईयर में 4 बार तक अपनी इन्वेस्टमेंट स्कीम को बदल सकते हैं, अपनी चॉइसेस को चेंज कर सकते हैं। पांचवा है कि क्या नॉन कंट्रीब्यूशन की कोई पेनल्टी होती है? तो उसका आंसर ये है कि टीयर 1 अकाउंट में एक मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹1000 जरूरी होता है उस अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए, वरना अकाउंट डॉर्मेंट हो जाएगा। छठा है कि क्या एनआरआईज एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो आंसर है कि हाँ, वो कर सकते हैं। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। सातवां है कि क्या ओसीआईज और पीआईओज इन एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं? उसका आंसर है कि वो नहीं कर सकते। तो आइए अपनी एनपीएस जर्नी शुरू कीजिए, अगर आपने अभी तक शुरू नहीं की है। इसमें सबसे पहले ईएनपीएस पोर्टल पे जाकर या अपने नियरेस्ट पीओपी पर जाके आप अपना एनपीएस अकाउंट खोलिए। आपको एक पीआरएएन नंबर मिलेगा, वो पीआरएएन नंबर यूज करके आप अपने एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट कीजिए, अपनी एनपीएस जर्नी को कंटिन्यू कीजिए और एट द एज ऑफ 60 रिटायरमेंट के समय जो कॉर्पस अवेलेबल है उसका बेनिफिट लीजिए, उससे एक पेंशन पाके। इसको क्लोज करने के पहले आपको एक सिंपल कैलकुलेशन दिखाते हैं, जिससे आपको ये अंदाज लगे कि किस तरह के मंथली कंट्रीब्यूशन से आप कितना कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं रिटायरमेंट के समय। हम एक एग्जांपल लेते हैं एक 30 इयर्स ऑफ एज के इंडिविजुअल का, जिसको अभी 30 मोर इयर्स की सर्विस बची हुई है, अज्यूमिंग 60 इयर्स की रिटायरमेंट एज, और उसको 1 करोड़ के कॉर्पस की जरूरत है। उसने एनपीएस अकाउंट अभी तक शुरू नहीं किया और अभी वो शुरू करना चाहता है। तो हम कॉर्पस में रिक्वायर्ड में डालते हैं 1 करोड़। एक्सपेक्टेड रिटर्न टिपिकली एनपीएस की 9 to 11% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका असेट एलोकेशन। तो हम एक एवरेज 10% रिटर्न यहाँ पे लेते हैं। और 30 इयर्स ऑफ एज की बात हो रही है, तो नेक्स्ट 30 इयर्स का कंट्रीब्यूशन मतलब नेक्स्ट 30 इयर्स, आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। तो बेसिकली पर मंथ का कंट्रीब्यूशन 4,424 रुपीज for a period of 30 years at a rate of 10% per annum will help you accumulate a corpus of 1 crore at the age of retirement. तो ओवरऑल आपने 15,92,577 रुपीज इन्वेस्ट किए और आपका टोटल रिटर्न उस पर जनरेट हुआ 84,07,423 रुपीज का ओवर पीरियड ऑफ 30 इयर्स, और आपका कॉर्पस बना 1 करोड़ का एट द एज ऑफ 60 इयर्स। आइए इसमें हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी ने जैसे ही जॉब करनी शुरू की, एट द एज ऑफ 25 इयर्स एनपीएस अकाउंट खोल दिया। तो उस केस में टिल 60 35 इयर्स का टाइम मौजूद है। अगर सेम कैलकुलेशन को लेते हुए 1 करोड़ के कॉर्पस को टारगेट करते हुए हम इसको देखें, तो मंथली इन्वेस्टमेंट केवल 2,634 रुपीज का होगा, जो कि एट द एज ऑफ 60 1 करोड़ के कॉर्पस को बनाने में हेल्प करेगा। उम्मीद है
आज का प्रेजेंटेशन देखने के बाद एनपीएस के बारे में आपकी जानकारी बढ़ी होगी और ये आपको आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग में मदद करेगा। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों एनपीएस के बारे में।